अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। जो एक मामला सियासी तौर पर है, आज हम उसका रुख करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तहरीक का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TTAP दोनों प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाकायदा तहरीक चलाई जाएगी। पॉलिटिकल जो टेम्परेचर्स हैं ज़ाहिर है इसके बाद फिर बढ़ेंगे। हुकूमत से भी पूछेंगे कि इस तहरीक को वो अपने लिए कितना बड़ा थ्रेट समझते हैं, क्योंकि हुकूमत का तो बाय एंड लार्ज यही मौक़िफ़ है कि पार्टी जो है वो बची नहीं है, तो पार्टी जब है ही नहीं तो उसकी तहरीक से क्या डरना, ये प्राइमरीली हुकूमत का मौक़िफ़ है। और इतनी बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि PTI दीगर अपोजिशन पार्टियों को बावजूद इसके कि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ख्वाब व मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी हो या शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात हो, इन तमाम जमातों को एक किसी प्लेटफॉर्म पर लाना या इवन TTAP के प्लेटफॉर्म के साथ एक अच्छी हमाहंगी या सिंक्रोनाइजेशन रखना, इस मामले में PTI जो है इट हैज़ नॉट डन इनफ। ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन फिर डिस्पाइट द फैक्ट वो यही कहते हैं कि हमारी जो जद्दोजहद है वो तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है। क्या रिहाई का अकेला मुद्दा इस कदर प्रेसिंग होगा कि जो है वो एक इसमें वाकई कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ कर पाएंगे? और फिर ये भी बात गलत नहीं है कि ये पहली मरतबा नहीं है कि जो PTI ने तहरीक का ऐलान किया है, पे दर पे ऐलानात होते रहे हैं, तारीख पे तारीख दी गई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तहरीक जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आई है। क्या इस दफ़ा भी यही डेफर करने का जो एक सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा या वाकई कोई तहरीक इस मरतबा निकल आएगी? इसको हम इस बात के साथ भी पिवट करेंगे कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी कई सारी बातें हैं जो कि अब जमात के अंदर से भी हमें सुनने में आ रही हैं। इस पर भी इंशाल्लाह इसी तसलसल में रोशनी डालेंगे। एक ट्विटर स्पेस की, एक्स स्पेस की एक ऑडियो है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। वो फवाद चौधरी साहब ने तनकीद के निश्तर बरसाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन्होंने पोस्ट की और बताया कि असल जमात में जो हालात हैं वो ये हैं। उस ऑडियो में जो इंकशाफ हो रहा है, इमरान खान साहब की हमशीरा कर रही हैं और वो जो बात कर रही हैं वो भी खासी अलार्मिंग है। उस बात को अगर हम सच माने, हमारे पास ऑडियो है, हम चला देते हैं। बताएं, ऑडियो है तो ऑडियो प्लीज़ चला दें। जी, ये सुन ले नाजरीन एग्जैक्टली क्या हाल है और हम जो खान साहब की हमशीरा हैं वो क्या बात कर रही हैं। अभी सेमिया तोड़ने का तो हमारे तक नहीं आया था। हाँ, और जहाँ आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमें, ये नौरीन को पता है कि इनको बड़े लोगों ने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन दी कि आपके लोगों ने ही आपकी मुलाकातें बंद कराई हैं, कि आपके लोग ही नहीं चाहते कि आप जाके मुलाकात करें और कोई इंस्ट्रक्शन है हमें नहीं, हमें किसी ने डायरेक्टली, मगर इंफॉर्मेशन हमें ऐसे आती है। अब अल्लाह जानता है कितनी सच है, मगर हमें भी अब यही महसूस होता है, हमें महसूस अब यही होता है कि जो इनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब है कि किसी मतलब ये कोशिश इतनी खामोशी है। नाजरीन, ये 100 बातों की एक बात है जहां वो कह रही हैं कि ये इंकशाफ कर रही हैं उस्मा खान साहिबा के जो मुलाकातें बंद हैं खान साहब से वो आपके अपने लोगों ने करवाई हैं बंद, और ये इंकशाफ हमसे कई लोग आकर कर चुके हैं। इस बहुत संगीन इल्ज़ाम के बाद PTI की इटसेल्फ जो तहरीक है उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी इंशाल्लाह बात करना ज़रूरी होगा। और जाहिर है जो उनका पिवटल मुद्दा है इमरान खान साहब की रिहाई, उस पर संजीदा कितने हैं ये सवाल भी उठाना ज़रूरी होगा कि क्या अपने पार्टी के लोग भी इस बारे में संजीदा हैं या एक ऑनेस्ट विल रखते हैं खान साहब की रिहाई को लेकर। चंद चीज़ों को बयानात की शक्ल में, नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, ये ज़रूरी है इसलिए अहम बयानात हैं सबके। फिर फौरी तौर पे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। दावों की सियासत, ज़मीनी हक़ाइक़, सवालिया निशान। PTI के कुछ लोग वज़ीर आला की तब्दीली के ख्वाह हैं। कोशिश है कि मुस्तक़बिल में खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत कायम की जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अंदरूनी और बैरूनी तनकीद से डिप्रेशन का शिकार है। अब नाज़रीन, ये बड़ा इंकशाफ है और ज़ीरो परफॉर्मेंस भी हर रोज़ का सुनने का वाला ताना बन चुका है। 2 बार इस्तीफ़ा लिख चुके हैं। एक बार तो असेंबली तोड़ने तक की बात हो गई। वो सूबाई वुज़रा जो बहती गंगा में रोज़ नहाते हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से रोक लिया। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली साहब ने अभी ये ट्वीट किया है। फरवरी 2024 के बाद खैबर पख्तूनख्वा काबीना के सबसे ज़्यादा इजलास हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 52, पंजाब में 32, सिंध में 50 से 40 के दरमियान और बलूचिस्तान में 30 से कम इजलास हुए हैं। मगर गवर्नेंस का ताना सिर्फ पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए, बाकियों के लिए माफ़ी क्यों? सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम। जो लोग पंजाब की हुकूमत को जाली करार कहते थे उनसे बस इतना कहना है कि पंजाब से अवाम की खिदमत करना सीख लें। वो जितना काम अपनी अवाम के लिए कर रहे हैं इतना तो आप भी कर दिखाएं।
रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर खान होती। वज़ीर आला पंजाब ने अमलन अवामी खिदमत को तरजीह दी। बहुत आसान था कि हम पैसा सोशल मीडिया पर खर्च करते, ख्याली मंसूबे देकर झूठ बेचते, जो तहरीक इंसाफ का तरीका वारदात रहा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कौसर काज़मी। झूठ बोला गया कि मईशत संभाल ली, हकीकत सामने है। महंगाई 10.9%, पेट्रोल 400 रुपये, 46,000 मेगावाट के बावजूद रिकॉर्ड लोड शेडिंग। FBR का तकरीबन 680 अरब का खसारा, बरामदात तबाह, लोगों की हकीकी आमदनी 12% से कम, 80 साल की सबसे बड़ी मुआशी तबाही। शेख वकास अकरम। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम को कहता हूँ कि आपका मद्दे मुकाबिल जेल में है, बीमार है, बेहतरीन हस्पताल इसकी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। दुनिया में बदतरीन कातिल, स्मगलर, गुनहगार की मुलाकात पर भी पाबंदी नहीं। महमूद खान अचकज़ई। ओवर टू आर गेस्ट नाजरीन, दोनों इतराफ़ से बड़े तंदो तेज़ किस्म के बयानात का तबादला है ये, और तमाम इतराफ़ की जो सियासी आरा है वो शामिल गुफ्तगू करते चलते हैं। समर बिलोर साहिबा यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। गवर्नमेंट का तमाम मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। खुश आमदीद आपको समर साहिबा। शफ़ी जान साहब नाजरीन, मुशीर इत्तलात हैं आप खैबर पख्तूनख्वा के, और बहुत करीबी तरह से इन तमाम मामलात को हुकूमत की सतह पर पख्तूनख्वा में देखते हैं PTI के हवाले से, और ये तमाम तर जो सवालात हैं उनके जवाब और उनके अहवाल जानेंगे आपसे। खुश आमदीद आपको शफ़ी साहब, बहुत बहुत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाजरीन, JUIFA के एक बहुत देरीना साथी, स्टॉलवर्ट हैं, तमाम मामले पर अपनी जमात की जो आवाज़ है वो बनकर हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको भी बहुत वेलकम। शॉर्ट ब्रेक नाजरीन, विल बी बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे मौजूद मेहमानों की आरा सुनते हैं इन बहुत ज़रूरी मामलात पे। शफ़ी साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि अभी खान साहब की हमशीरा जो बयान उन्होंने दिया आपने भी सुना। आप लोग बस खुद चाहते हैं खान साहब से मुलाकातें ना हों, उनको मुतअद्दिद लोग आकर ये वाली बात बता रहे हैं। एक तो इसका जवाब दे दें, और इख्तियार वली साहब की भी जो उनकी बात का जवाब देते हैं। आप भी उन वज़रा में से तो नहीं है जिन्होंने रोका है सुहेल आफरीदी साहब को कि रुक जाएँ, इस्तीफ़ा ना दें? देखिए, इख्तियार साहब तो रोज़ कोई ना कोई लतीफ़ा जो है वो ट्वीट करते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करना अब नून लीग का वतीरा बन गया है। नून लीग के पास कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने का। नून लीग के पास कोई प्लान नहीं है इकॉनमी की रिवाइवल का। वो इसलिए पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पे बात करते हैं। पहली बात है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की। वोटर के एतबार से आप देख लें, आप स्ट्रीट पावर के एतबार से देख लें, सीटों के एतबार से देख लें। जब इतनी पार्टी बड़ी हो जाती है तो उसमें इख्तिलाफात भी होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा भी होती है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो इत्तेफाक और इत्तेहाद होता है। जहाँ तक फ़वाद चौधरी साहब की आपने बात की, देखिए फ़वाद चौधरी साहब तो तहरीक इंसाफ से उनका कोई मतलब क्या है, उनको क्या है तहरीक इंसाफ के साथ राइट नाउ? वो तो IPP का हिस्सा है। उसका जो कैरियर है वो तो काफ लीग से स्टार्ट हुआ, पीपल्स पार्टी से होके, मुशर्रफ से होके एक यूट्यूबर बना, यूट्यूबर से तहरीक इंसाफ में आया। तहरीक इंसाफ में जब मुश्किल दिन आए 3 दिन की जेल गुजार के वो रफू चक्कर हुआ। अब वो अगर इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है तो ये ज़ाती कर रहा है। आप IPP का हिस्सा हैं, आप IPP से पहले इस्तीफा देने, फिर अगर वो तो उन्होंने कभी शामिल ही नहीं हुए, वो तो एक शायद मीटिंग में थे। उस प्रेस जब IPP लॉन्च हो रही थी तो फवाद चौधरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। उनके शायद घर में थे, लेकिन IPP का तो वो कभी भी हिस्सा नहीं था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पार्टी लॉन्च हो रही है और फवाद चौधरी साहब वहाँ बैठे हैं, या एक और पार्टी लॉन्च हो रही है, मैं उधर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमने कई मरतबा उनसे पूछा है, वो कहते हैं मेरा IPP से कोई ताल्लुक नहीं। क्या करने गए थे? खाना खाने गए थे वहाँ पे? उनको वो कह रहे थे प्रेशर था उन पे ना, उन पे दबाव था कि आप ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने उस दबाव को प्रेशर नहीं सह सकते, अगर आप प्रेशर नहीं सह सकते फिर आप सियासत ही ना करें, फिर भड़की ही ना मारें। अब उनको कोई हक नहीं है तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करने को। लेकिन शफी साहब, जो उन्होंने ऑडियो लगाई है वो तो उज़्मा खान साहिबा की हैं, आप ये तो नहीं कह सकते। बात बड़ी वाज़ेह है कि अलीमा आपा हो या फिर उज़्मा बीबी हो या नूरीन बीबी हो, भाई का जो बहन के साथ रिश्ता होता है वो बड़ा प्यार भरा होता है। उनका गिला भी जायज़ है, उनका गुस्सा भी जायज़ है। और उनका इल्ज़ाम सच है या नहीं? इल्ज़ाम तो वो ही वेरीफाई कर पाएंगे। अगर उसके पास ऐसे कोई लोग गए हैं तो उन्होंने कहा है, उन्होंने उस बेसिस पे ये बात कही है। लेकिन हर बंदे की तहरीक इंसाफ में ये कोशिश है कि हमें जो वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा है। गवर्नेंस हम सबसे आगे हैं,
लेकिन रिहाई के लिए भी हम इकदामात कर रहे हैं। जहाँ तक अफरीदी साहब, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अफरीदी साहब जो है उसको चेंज किया जा रहा है। आपके हवाले से भी मैं सॉरी टू मतलब आस्क दिस ऑन योर फेस कि आपके हवाले से भी ये जी मेरे हवाले से भी चली, लेकिन वो तमाम चीज़ों को अफरीदी साहब ने ख़ुद भी उसकी तरदीद की। और जहाँ तक अफरीदी साहब की बात है, देखिए इमरान खान ही फैसला करेंगे कि कौन वज़ीर आला रहेगा और कौन वज़ीर रहेगा। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें फ़ैसले की क़ुव्वत, तमाम तर फ़ैसले की क़ुव्वत वो इमरान खान साहब के पास है। अली अमीन साहब उनके चॉइस थे, अली अमीन साहब को हटाया भी उन्होंने है। अफरीदी साहब उनके चॉइस हैं, उन पे कम्प्लीटली एतमाद है। आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर की इमरान खान साहब से हुई है उसमें बाकायदा तौर पे अफरीदी साहब को शाबाश मिली है, भरपूर एतमाद का इजहार किया गया है। कुछ और भी इख्तियारात उनको दिए गए हैं, कुछ मैसेजेस भी अफरीदी साहब को पहुंचे हैं और कुछ जो इख्तियारात उनको मिले हैं और जो मैसेजेस उनको पहुंचे हैं कुछ दिनों में आप उस पे। अच्छा, आप लोगों ने वो पब्लिक नहीं किए कि क्या मैसेजेस उन्होंने अफरीदी साहब के लिए दिए? नहीं, हर चीज़ पब्लिक करनी नहीं होती। अभी जो एक्शंस आपको नजर आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, और स्ट्रीट मूवमेंट की कोई मतलब ये तारीख पे तारीख वाला सिलसिला तो नहीं होगा? नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट को देख लिया हमने, कश्मीर से होके आए हैं। कश्मीर में आपने मुजफ्फराबाद में रैली देखी होगी जो कामयाब रैली थी। उसके बाद फिर मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार से उन्होंने खिताब किया। अब 6 तारीख को हम मनसेरा जा रहे हैं, वहाँ पे जलसा आम से खिताब करेंगे और अगली स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख मनसेरा में दी जाएगी। राइट, अच्छा, मनसेरा में अगली स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख होगी। समर साहिबा, सुनने में आया है कुछ लोग क्लेम करते हैं कि गंडापुर साहब की भी कोई मुलाकातें जेल में करवाई जा रही हैं, वो भी उस इंतज़ामिया की मर्जी से हो रही हैं, जेल इंतज़ामिया की, जो कि आपके ज़ेरे इंतज़ाम है। मतलब कोई आप लोग भी कोई मतलब साजिशें कर रहे हैं उनकी पार्टी को तोड़ने के हवाले से, गंडापुर साहब की मुलाकातें, क्या ये बात सच है? मतलब आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन? नो, आई एम नॉट प्रिवी टू एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अली अमीन गंडापुर's मूवमेंट्स। सोशल मीडिया पे उनकी अपनी कोई फॉलोइंग है जो लगी हुई है कि किंग इज़ कमिंग एंड रिटर्न ऑफ, वो तो मैं तो कहती हूँ किंग कह रहे हैं, हम कहते हैं रिटर्न ऑफ किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग गंडापुर साहब को। हमें तो इस तरह लग रहा है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ हमें इनकी पार्टी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, आपस में धड़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक की बात नहीं मान रहा, दूसरा दूसरे की बात नहीं मान रहा, कोई किसी का जलसा नहीं अटेंड कर रहा। एंड शफी साहब की बात इस हद तक दुरुस्त है कि इनकी इंटरनल पार्टी के मैटर्स में हम कोई नहीं होते बोलने के लिए। ये जिसको जिस ओहदे पे रखें, जिसको जिस सीट के लिए नामजद करें, दैट्स देयर प्रेरोगेटिव। हमने उनके साथ डील करना है जिसको इनकी पार्टी नामजद करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था जब सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी आई थी तो वज़रा आके प्रेस टॉक्स करते थे। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के बारे में उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका एक किरदार था 9 में रेडियो पाकिस्तान में के बारे में, एंड वो हमने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम पे उस पर थोड़ी सी बात छेड़ी। देखिए, वो बात उनका एक माजी है, ना करते इस तरह की हुल्लड़बाजी, ना करते सरकारी अमलाक पे ना चढ़ दौड़ते, गैर जिम्मेदाराना सियासत ना करते। आपका पॉलिटिक्स में रिस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी होता है। हमारा भी दिल चाहता है। मैच करती है समर साहिबा, क्योंकि वो तो यही मौक़िफ़ बार बार कहते हैं हमने किया ही नहीं है। आप कहते हैं ना करते, वो कहते हैं हमने कहाँ किया है। वो कहते रहे ना, हम जो ये वाकई आप यू मेंटेन कि ये I maintain it from the day first. I was in Peshawar when that thing happened, the episode happened. किला बाबूसार के किला बालेसार के बाद, और पेशावर का वाकया 10 मई को हुआ, 9 मई को नहीं हुआ। रेडियो पाकिस्तान वाला और चागी मुजस्मा जो जला वो 10 मई को 11 मई को वहीं थे आप मैं उधर ही थी। मैं 11 मई को मैं अपनी बात खत्म कर लूँ ना शफी साहब। 11 मई को मैंने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया, उनके लोगों से मैं मिली। वो जो MD साहब जो बार बार ख़त लिख रहे हैं इंक्वायरी के लिए, उनसे, उनके स्टाफ से, उनके ऊपर जो गुजरी, तो ये कोई बात नहीं है कि हम में से कोई उनको वरगला रहा है या कह रहा है। उन्होंने एक सानेहा देखा, दे वर ऑल फ्राइटन्ड फॉर देयर लाइव्स। उनकी ज़िंदगी की जो एक मेहनत थी, काम था, वो इस तरह इट वाज पुट टू फायर। सो देखिए, सुहेल अफरीदी साहब का उसमें एक मशकूक किरदार डे 1 से था। दैट वाज आवर ऑब्जेक्शन। अब जब वो बैठ गए हैं तो उनके साथ सब ने मीटिंग्स भी की हैं, उनके साथ डील भी किया है, और जब तक वो इस सीट पे हैं तो हम करते रहेंगे। अब उनकी पार्टी उनको आगे पीछे कर दे तो इंटर पार्टी चीजों को हम नहीं वो कर सकते। अगर आगे पीछे कर दे, ये आप कहते हैं फिर हमारे ऊपर नहीं होगा। हमारे ऊपर तो नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आप उनकी पार्टी में से भी जो कुछ लोगों को वरगलाया जा रहा है वो गवर्नमेंट वरगला रही है, आप डिनाई करती हैं? नहीं, हमारा क्या काम है? वो खुद सारे वरगलाए हुए, खान साहब की बहनों को हम वरगला रहे हैं।
बैरिस्टर गौहर को हम बरगला रहे हैं, जो इनके सलमान अकरम राजा साहब हैं उनको हम बरगला रहे हैं। ये तो सारे खुद ही एक दूसरे एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक दूसरे पे फहाश इल्जाम भी लगा रहे हैं। सो इनको फहाश इल्जाम भी हैं बीच में, वो कुछ खवातीन हैं वो और कुछ मर्द फहाश इल्जाम भी लगा रहे हैं। वी डोंट नीड टू डू सिंक टू दीज पॉलिटिक्स। हमारा एक ही मुतालबा है, आए सूबे की गवर्नेंस को बेहतर करें। सूबे में जो करप्शन की एक गंदी एक वो चल पड़ी है, एक वबा, उसको हटाएं, उसको पाक साफ करें। ये जिस नारे पे आए थे तब्दीली की, साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ उसको पूरा करने का उसको पूरा करें। इधर यहाँ पे जो हो रहे हैं इनके जो पूरे TMAs का वो हो रहा है, जो स्कैंडल्स निकल रहे हैं करक में, शब कदर में, पेशावर में, ये तो पिछले एक हफ्ते में वो जो एक स्कैंडल था वो चला था, कोहिस्तान स्कैंडल ना, कोहिस्तान का तो उनका था, उसमें तो अरबों रुपए की रिकवरी भी हो गई ना। नहीं, उससे पिछले उसका था, उसमें तो अरबों रुपए की प्ली बार्गेन भी हो गई, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में अच्छा और ज्यादा इंकिशाफ 3-4 बड़े स्कैंडल्स। राइट कामरान साहब, आप चूंकि जाहिर है आप गवर्नमेंट में भी नहीं है और अपोजिशन में तो आप हैं, लेकिन ये कि आप PTI के साथ नहीं हैं, ये फरमाएं कि ये जो बातें अभी तमाम आपने सुनी, इनमें कितनी बात सच है या आपके नॉलेज में है कि वाकई कोई ऐसी मुहिम चल रही है इंटरनली विद इन PTI, या हुकूमत कोई ऐसी मुहिम को हवा दे रही है कि वज़ीर आला वहाँ के चेंज हों, तब्दील हों, और क्या JUIFA का इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है कि उनको विराजमान रहना चाहिए अपनी कुर्सी पर, और क्या किसी मुहिम में या तहरीक में आप शामिल हो सकते हैं? PTI के साथ ऐसा कोई इम्कान रखें हम? बहुत से ताबड़तोड़ सवाल कर लिया आपने, तो अच्छा। कोशिश करता हूँ कि उनको सबको जवाब दे दूँ। एक एक करके करती तो मैं आपको हाँ रिस्पॉन्ड करना आसान हो जाता है। देखिए, एक तो ये PTI का इंटरनल मामला है, और जहाँ पे उनका इंटरनल मामला होगा उससे हम कोई हमारा लेना देना नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। मगर इसके बावजूद वो मामलात को सीधा नहीं कर पाए गुज़श्ता कई सालों में, और ये सीधा न कर पाना जो है ना, वहाँ पे डिसिप्लिन की कमी को ज़ाहिर करता है। वो डिसिप्लिन की कमी जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी जो अपोजिशन है नेशनल असम्बली में या सेनेट में, वो भी कभी मुतहदा अपोजिशन नहीं बन पाई है। वो उसमें भी जो है ना वो अपोजिशन के मुख्तलिफ दड़े हैं। आपने ख़ुद उसमें कहा कि आप अपोजिशन में हैं मगर इनके साथ नहीं हैं। बिल्कुल हम इनके साथ नहीं हैं, हम अपोजिशन में हैं, और जहाँ पे अपोजिशन रिक्वायर्ड होती है हम डट के अपोजिशन करते हैं, और जहाँ पे अपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कोई एप्रिसिएशन बनती है गवर्नमेंट की या रियासती अदारों की, वहाँ हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। उसमें जो मामलात इनके हल नहीं हो रहे वो उसमें ये उसकी वजूहात हैं। आपको पता होगा कि कुछ अरसे पहले हमारी और JUI की बात हो रही थी। JUI की जब हमारी और इनकी बात हो रही PTI थी, हमारी और PTI की, सारी JUI की और PTI की ये बात हो रही थी, तो जिस वक्त JUI और PTI की ये बात चल रही थी उस वक्त भी जो है ना वो हमने देखा कि वो डिसिप्लिन नहीं है। और जब वो बात को कहीं जब कहते थे, हमें कहा जाता था कि मैच्योर हो गई है, हम कहते थे कि जी इसको फाइनल करिए फिर लिख लेते हैं, मगर लिखने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि वो बात शायद वो कभी भी इमरान खान तक या पहुंच नहीं रही थी, या फिर अगर पहुंच रही थी तो फिर उसके बाद जुमला मेरा सख्त हो जाएगा कि फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस के तहत हो रहा था कि कुछ लिखा ना जाए। तो ये एक बात। दूसरी बात, और कामरान साहब मैं अगर पूछ सकूं, ये गुफ्त शनीद कितना टाइम पहले हुई है? ये हो गया कोई साल से ऊपर हो गया। अच्छा। ये 26th अमेंडमेंट के वक्त भी हो रही थी, और उसमें भी ये सारी बातें चल रही थी। फिर हमने इनसे कहा कि हमने अपनी मजलिस शूरा का इजलास बुलवाया हुआ है, उसमें सारा मामला रखेंगे। वो लाहौर में शूरा थी, तो वो मामला वहाँ पे रखा, और शूरा ने जो है ना सब पूरे हालात पे गौर किया, और देन उन्होंने कहा कि आप माजरत कर लें। फिर माजरत कर ली, और उसके बाद फिर जो है ना मामला वो ख़त्म हो गए। और वो सारे मामले रखे थे कि जी ये बातें ज़ुबानी तौर पे तो ये कहते हैं कि जी हमें ठीक है, आपकी बातें सारी ठीक हैं, मगर वो उसकी तहरीर की तरफ नहीं आते उसमें, तो ये मामला आते। फिर दूसरा इनका डिसिप्लिन जो है ना वो
ये है कि अपने जो है ना अपने अंदर जो है ना वो शायद वो साथ ही साथ मिलके नहीं चलते। कोई मशरिक की तरफ जा रहा होता है, कोई मगरिब की तरफ जा रहा होता है, तो वो हमको पता नहीं चलता दूसरे को असेस करने में। जो सेनेटर साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, फौरी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। मैं आप ही से दोबारा रिज्यूम करूंगी ब्रेक से के बाद जब हम आते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन जी। कामरान साहब प्लीज आप कहिएगा, जो बात आप मुकम्मल कीजिएगा। डिसिप्लिन की कमी का आपने हर सतह पे आइडेंटिफाई आपने किया है। हाँ, उसमें फिर उसके साथ ये होता है कि जब कोई अपोजिशन लीडर बन जाता है दोनों हाउसेस में, किसी हाउस में भी, तो वो अपोजिशन, हालांकि हमने इसमें सपोर्ट किया, मगर इससे पहले भी जो अपना अपोजिशन लीडर्स थे और उसके बाद भी कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप इजलास पहले बुलवाएं। फर्ज करिए कि कल शायद मुमकिन, कल नहीं परसों शायद सेनेट शुरू हो जाएगा, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि जो है ना वो तमाम पार्टियों को जो अपोजिशन में है उनसे कोई मुशावरत की जाए, एजेंडे पे मुशावरत की जाए, किसी और मामले पे मुशावरत की जाए। तो जब आप मुशावरत नहीं करते तो वो आपके साथ स्टेक होल्डर नहीं है। अभी आपने तहरीक चलाने का ऐलान किया, तो इसमें किसी की मुशावरत हमारी तो नहीं है, तो हमसे कोई गिला किसी का नहीं बनेगा कि आप साथ आए या साथ क्यों नहीं आए। तो इस पे जब आपने वो जब आपने बुलाया नहीं तो फिर आप नहीं कह सकते कि हाँ आप नहीं क्यों नहीं आए। नहीं कह सकते। ये उसमें हमारी उसमें रिजर्वेशंस है। जी शफी साहब, अब JUIFA तो अपोजिशन में है, आप लोग कितने नाकाम हैं उनको अपने साथ मिलाने में? तहरीरी तौर पर भी आप अपने कमिटमेंट्स को लिखने से भी गुरेजा है, ये क्या वजह है कि आप उसको तहरीर नहीं करना चाहते? देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी अगर हम कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो उसमें एतमाद का होना बड़ा ज़रूरी है, दोनों फ़रीकीन को, हमें भी और JUIF को भी। इस तरह नहीं हो सकता कि देखिए गौहर साहब तो चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन वही एतमाद का फुकदान था तो वो आगे नहीं बढ़ सकी, और दोनों साइड से था, हमारी साइड से भी था, उनके साइड से भी था। जब तक एतमाद का फुकदान रहेगा कोई भी इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। तो ये JUI को भी अपनी सफ़ों पे अपने जो नज़रियात है इत्तेहाद के हवाले से उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जब CM खैबर पख्तूनख्वा थे तो उनका ताल्लुक भी DI खान से था। जी। और मौलाना साहब का ताल्लुक भी DI खान से है। मौलाना साहब DI खान में कोई सीट जीत नहीं सकते पिछले कई अरसे से तहरीक इंसाफ से, और जो अली अमीन साहब थे वो हमेशा उनसे सीट जीत जाते थे। तो ये भी एक इशू था। और खान साहब ने ये भी कहा था कि बड़ा होकर सोचना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे बढ़ना चाहिए, हल्कों से निकलना चाहिए। ये उन्होंने गंडापुर साहब को कहा था? जी बिल्कुल कहा था। तो लेकिन फिर जब गंडापुर साहब तब्दील हुए तो हम सबकी ये ऐसे हम लग रहा था कि इम्कान था इस बात का बड़ा रोशन कि अब सुहेल आफरीदी साहब का तो वो हल्के वाला मसला नहीं है मौलाना साहब से, तो आप कोई बेहतर कोई इनके साथ सुलह सफाई करेंगे या इनको शामिल करेंगे अपने साथ? आपको किस बात पे ट्रस्ट डेफिसिट आया जो आप कह रहे हैं कि उनको भी अपने अंदर 26वीं 27वीं तरमीम में आखिर में ये चले गए थे हमसे, आपको याद होगा 26वीं 27वीं तरमीम में हम इनके साथ राब्ते में थे। गौहर साहब जो थे वो आखिर तक इनके साथ राब्ते में थे, असद कैसर साहब इनके साथ राब्ते में थे, अली अमीन साहब से भी उनकी बात हो रही थी, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट पे ये लोग चले गए और 26-27 तरमीम में इन्होंने हक में वोट दिया। हाँ, तो क्योंकि उनकी जो एक ट्रस्ट अमेंडमेंट्स थी वो कबूल हो गई, इसलिए उन्होंने दिया। एक ट्रस्ट, और आपके साथ मुश्तरका तौर पर लाएअमल बना के दिया। नहीं, एक ट्रस्ट डेफिसिट वहाँ पे क्रिएट हो गया कि आप मेरे साथ जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जब एंड आया तो आप मुझे छोड़ के कहीं और बैठ गए हैं। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि बीबी ने बात की, समर बीबी ने करप्शन के हवाले से, तो ये 5300 अरब की जो करप्शन फेडरल हुकूमत ने की है, 5300 अरब IMF की डॉक्यूमेंटेड है, हमारी नहीं है। अच्छा जी, ना हम कोई इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर ये बात नहीं करते। अगर इनके पास कोई सबूत है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी पोस्टिंग में, किसी भी ट्रांसफ़र में कहीं पे कोई पैसा इन्वॉल्व है, कोई करप्शन हुई है सुहेल आफरीदी साहब के मुतालिक, किसी और रहनुमा के मुतालिक, तो वो सामने लेके आए। आपको पता है कि 9 मई के बाद से तो हम वैसे रेडार पे हैं, अब तो हर चीज़ की धमकी हम सह रहे हैं। सुबह गवर्नर आज लगाते हैं, कभी वज़ीर आला सुबह उठते हैं चेंज कर देते हैं,
कभी उठते हैं तो किसी और को वजीर इत्तलात बना दिया जाता है। ये देखिए ये गेमें जो है ये पुरानी हो गई मतलब रोज आप कहते हैं आपके मुतालिक फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। ये गेमें अब पुरानी हो गई हैं। इनको खौफ है अफरीदी साहब से, पहली बात। दूसरे ये कह रहे हैं कि 9 मई बीबी ने कहा कि मैं खुद 10 मई या 11 मई को वहाँ पे गई थी, तो बीबी से मेरा सवाल बनता है फिर आपने 3 साल बाद उनको क्यों नाम? वो किला बाला हिसार में थे उस रोज, उनकी एलिबाई मैच करती है? नहीं, तो फ्रांजिक की जो इनकी एक फ्रांजिक एलिबाई भी तो चीज होती है कि आप उस रोज कहाँ थे। एक फ्रांजिक इन्होंने वीडियो थी, उसका फ्रांजिक करवाया गया। उस फ्रांजिक में मोना साहब पंजाब लैब से हुआ। हाँ, अब तो वो भी अब मशकूक हो गई है। वो इसलिए मशकूक हो गई है, अब सुन लेना बीवी, कि वो जो वीडियो है उस वीडियो में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो शख्स है ये फलाना शख्स है, ये जगह कौन सी है ये नहीं बताई जा रही। फिर बता देना कि पूरा बता दे, फ्रांजिक रिपोर्ट पूरा बता दे। ये थी हमारे साथ समर बीबी उस रोज जब हमने पहला इब्तिदाई प्रोग्राम किया था जिसमें तैमूर झगड़ा भी नामजद थे और अफरीदी साहब भी थे। तो इन्होंने कहा था वो वीडियो आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया से खुद पोस्ट की थी, तो लेकिन जब ये केस बना और ये मामला गरमाया तो आप लोगों ने खुद डिलीट कर दी। वही वीडियो इन्होंने निकाल के इनके पास वीडियो है ना, हमने डिलीट कर दी जी। हमने लगाई थी, इनके पास है, हमने लगाई थी, इन्होंने उठा ली, हमने डिलीट कर दी। वीडियो तो है ना इनके पास, करेक्ट है। अब उस वीडियो में फ्रांजिक करने के बाद हमें ये बताया जाए कि वो वीडियो किस जगह की है, या अगर वो वीडियो पेशावर की हुई तो हम मुजरिम। तो वो पेशावर की ही लगी, पेशावर की ही है। वो वीडियो ज़मान पार्क की है। अच्छा, 10 मई को आप ज़मान पार्क की वीडियो जो वीडियो इनके पास है वो वीडियो ज़मान पार्क की है। ओह अच्छा, यानी कि ये ब्लफ है। ये बीच में आप कहते हैं कि यहाँ एक आके आप फ्रांजिक में यहाँ पर इख्तिलाफ है। मोना साहिबा, फ्रांजिक एक मिनट भी, फ्रांजिक रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई है उसमें जगह क्यों नहीं मेंशन? ठीक है, अच्छा एक और बात बताते हैं शफी साहब, इससे पहले जो आप बात फरमा रहे थे, बैरिस्टर गौहर ने क्यों थैंक यू किया था मौलाना फजलुर रहमान का फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये 26वीं तरमीम के हवाले से कि उन्होंने बड़ा अच्छा मुस्बत किरदार अदा किया। अगर वो आपको बीच राह छोड़कर चले गए तो इनको तो आपको एक्सपोज करना चाहिए था। नहीं देखिए, पहली बात यह है कि हम ये चाहते थे कि GUI फे जो है वो 26वीं 27वीं तरमीम में वोट ही ना डाले हक में। ठीक है, कुछ शिकें चेंज कर दी गई थी, कुछ शिकें पहले और उनके कहने पर हुई तो इसलिए शायद उनके कहने पे हुए, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है। वो उस शिक चेंज करने की वजह से बैरिस्टर गौहर ने थैंक यू का कहा था, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश थी कि जब आप हमारे साथ एक बातचीत में थे, एक प्रोसेस में थे, तो उस प्रोसेस को एंड होने से पहले आपको कहीं और नहीं जाना चाहिए था। यहाँ से ही इत्तेमाद का फुकदान क्रिएट हुआ और वही इत्तेमाद का जो एक गैप है वो फिल नहीं हो रहा। और थैंक यू इसलिए किया कि जो तरमीम इनकी वजह से मंजूर होगी, जो कुछ तरमीम या कुछ शिकें बहुत सख्त थी जो बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं थी, उनमें GUI फे का रोल था, उस पे थैंक यू कहा। अच्छा, उस पे कहा जी। समर साहिबा, अब आप जो बात कर रही हैं कि वो है ही फुटेज कहीं और की, देखिए, और ये 5300 अरब की, बहरहाल ये बात सही थी, IMF रिपोर्ट में निशानदेही थी कि ये यहाँ पर जो ये लैप्सेस हैं इनको ठीक होना चाहिए। देखिए, हम तो वी आर एन ओपन बुक, हम कहते हैं कि देयर आर जो भी लैप्सेस हैं हम उस सिस्टम को साफ करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए, उसको कोम करने के लिए बैठे हुए हैं। शफी जान साहब की मैं हिम्मत को दाद देती हूँ कि वो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के IMF की बात करते हैं ना, बिकॉज वो एक चीज़ एक और डायरेक्शन में भी जा सकती है। PTI और IMF का भी एक बड़ा कुछ अजीब व गरीब सा रिलेशनशिप है। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, शफी जान साहब सबसे वोकल हैं पूरी कैबिनेट में आजकल। इनसे पहले बैरिस्टर सैफ थे। ये दोनों जेंटलमैन 9 और 10 मई को इस आतिशज़दगी की जगह पे नहीं थे। सो नोबडी इज ब्लेमिंग देम फॉर इट। ठीक है ना, अगर हम ऐसी बुग्ज़ में मुब्तला होते तो फिर आप इनको भी बांट देते। वो कर रहे होते नहीं, उस वक्त से हैं, उस वक्त से जिस वक्त से ये बात आई, बीच में ये बात कुछ इन्होंने करा के दबा दी जब ये बात। लेकिन देखिए, जिन लोगों ने वो ट्रॉमा गुजारा, मैं अगेन कहती हूँ, मैं अपने भाई के साथ एक दिन चली भी जाऊंगी। अच्छा, हम मिल के रेडियो पाकिस्तान को विजिट कर लेंगे। ये वहाँ के जो लोग हैं उनका ट्रॉमा एक दफ़ा अपनी सामने सुन लें, देख लें, उन्होंने क्या टेरर फेस किया। उन्होंने, आपके ऊपर एक मॉब आ रहा हो, आपको लिंच कर रहा हो, आपके बाथरूम्स के सिंक तोड़ दिया, आपकी अलमारियों के दरवाजे तोड़ दिया, हमने तो नहीं तोड़े, आप तो हमें इल्जाम दे रहे हैं। हमने नहीं किया। आप देखिए, आपके लीडर्स आपके लीडर्स एक मॉब को एक जगह पे ले जाके उनको वहां पे धकेल के फिर पीछे खुद निकल गए। हम तो ये नहीं कह रहे कि आपने, और मैं फिर कह रही हूँ कि अगर हमने सिर्फ लोगों को टॉर्चर करना था या लोगों को हमने चुप कराना था या प्रेशराइज करना था, तो शफी जान साहब इसमें क्यों नहीं नामजद? बिकॉज ही वॉज नॉट देयर। स्पीकर साहब इसमें क्यों नहीं? असद कैसर साहब क्यों नहीं?
वो आतिफ खान साहब क्यों नहीं, जो नहीं थे क्योंकि वो वजीर आला नहीं है, वजीर आला अफरीदी साहब है। नो जी, डे वन से नहीं, डे वन से। और जब वो वजीर आला बने हैं तब हुआ है, तब उनके ऊपर ये तब वो दहशतगर्दों के साथ जोड़ा गया, तब स्मगलरों के साथ जोड़ा गया, तब नामजद हुए। देखिए अगर अब मैं आपको बताऊं ना, बाबू अफरीदी कौन है, उनकी कौन सी गाड़ियां कौन है, अब कौन है? बस कोई है, आप नेक्स्ट प्रोग्राम इस पे करें ना। नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन है, बताओ आप बताएं। आप बताओ। आप जब पता करा ले कि ये कौन है, पतंग अफरीदी कौन है, इनकी क्या इनकी क्या वो है, वो देखिए द इशू इज, आई विल टेल यू जी। बाबू अफरीदी एंड कामरान, बंगश, तैमूर, झगड़ा, इरफान, सलीम, ये डे वन से हाईलाइटेड थे रेडियो पाकिस्तान के केस में। मुझ और आप समेत बाकी पाकिस्तान सुहेल अफरीदी साहब को उस टाइम नहीं पहचानता था। ही वॉज वन ऑफ द मेनी पीपल, वो उन वीडियोस में थे। ये बाद में इस हुकूमत में, कैबिनेट में, पिछली दफा तो नहीं थे ना। नहीं, अली अमीन के कैबिनेट में तो ये तो अली अमीन की टेन्योर में नहीं हुआ ना भाई, ये तो जब आप लोगों की जब वो हुकूमत कैबिनेट मेंबर बना, मैं तो आपको उसके बाद, लेकिन जब रेडियो पाकिस्तान का इंसिडेंट हुआ, nobody knew who सुहेल अफरीदी was. The highlighted people were the ex cabinet members. जब वो कैबिनेट का कामरान, हिस्सा बंगश, बना, तैमूर, वो झगड़ा, हाईलाइट तो हो गया। जब अब बना, स्पॉटलाइट में तो आ गया। तो जब लोगों ने पहचाना तो फिर लोगों ने कहा कि हाँ ये भी सीएम बना। अच्छा, तब उन्होंने कहा, जब सीएम बना, मैं आपको एक और बात बताऊं, the reason that he was in Peshawar and he was not in Peshawar, इनका हल्का दूर है, खैबर एजेंसी और पेशावर ऐसे हैं जैसे पिंडी और इस्लामाबाद से ज्यादा नजदीक। अच्छा, तो चाहते तो अगर इश्तियाल अंगेजी में आपने भी जाना होता तो आप जा सकते थे बात। ये देखिए, ये अपने हल्कों में थे ना, ये दूर दराज हल्कों में थे। कामरान साहब, ये एक अहम सवाल ये है सर कि क्या ऑपोजिशन की रैंक्स में जो कमजोरी है, जिसका आपने भी एक आइडेंटिफाई जिसको किया है, क्या ये हुकूमत के लिए मजबूती का बायस या सबब बन सकती है कि हुकूमत को इस बात पे तसल्ली रखनी चाहिए कि ऑपोजिशन खुद तितर बितर है, तो हम लोग तो मजे में बैठे हैं, हमें कोई नहीं छेड़ सकता? नहीं, हुकूमत अपने बोझ तले है, हुकूमत महंगाई के बोझ तले है, हुकूमत अमन व अमान के बोझ तले है। दो सूबों में सूरत हाल ये है कि दो सूबों में जो है वो लोग इंटीरियर में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो हुकूमत अपने बोझ तले है। वो इंटरनेशनली जो है ना, उन्होंने ठीक है, अच्छा किया, खूबसूरती के साथ जो है ना मामला चला, ये ईरान वाले मामले में, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, मगर जो है ना बाकी जो है वो आप मुल्क तो देखिए, मुल्क तो नहीं आपका चल पा रहा। मैं दो तीन बातों का जवाब दे दूं शफी जान साहब को। शफी जान साहब जो है ना, वो उनकी थोड़ा सा इल्म के हवाले से वो शायद उनको नहीं है। एक तो मौलाना का ये स्टेचर नहीं है कि वो सिर्फ जो है ना DI खान के मामले पे जो है ना वो करें। मुझे इनके यहाँ से जो है ना वो, चूँकि मैं इसमें पार्टी की तरफ से जो था, तो मुझे इनके यहाँ से बाकायदा जो है वो मैसेजेस आए कि जी वो मौलाना के घर आना चाहते हैं, गंडापुर साहब, नाम भी मैं बता सकता हूँ, छोड़ देते हैं इस वक्त। बाकी वो मैं इस वक्त जिस वक्त ये बात जी, वो खान साहब के कहे से पहले उसके घर आना चाहते थे सीएम सुलह सफाई करने, मतलब ना उसका ख्याल था कि वो मौलाना शायद इस हद तक चले जाएंगे। मौलाना ने गंडापुर के हवाले से कोई बात भी नहीं की थी, मैं बात कर रहा था। अच्छा, वो मैं जब ये शफी जान साहब बात कर रहे थे तो गौर साहब का तो आपने वो कर दिया, मेरे पास वो वीडियो जो है वो सेव हैं, कुछ गौर साहब की भी हैं और इसमें ज़फ़र साहब की भी हैं। ज़फ़र साहब इनके पार्लिमानी लीडर हैं, अपना अली ज़फ़र साहब। तो मैं उनकी वीडियो भी निकालना चाह रहा था, अली ज़फ़र वो निकालना चाह रहा था, मैं थोड़ी देर में आपको भिजवा देता हूँ, मिल जाएगी, मुझे मिल नहीं रही थी। तो जो वो 26वीं तरमीम में जो मौलाना के जो है ना, वो जो ये तरमीम जब हो गई थी तो उसके बाद की बातें हैं, और वो उसमें जो मौलाना के लिए वो कह रहे थे, और उससे जब तरमीम से पहले वो जो है वो गौर साहब का मौलाना के घर के सामने जो बात हुई थी, और जिसमें ये तय हुआ था कि वो वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे, और ना वो हम पे एतराज़ करेंगे ना हम वो एतराज़ करेंगे, और उसमें उनके पार्ट पे शुक्रिया था। वैसे बाई दी वे 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दिया था PTI ने, ज़रा चेक तो करवाइएगा किसी भी हाउस में। 27वीं तरमीम के खिलाफ जो है ना वोट दिया था PTI ने। 27वीं तरमीम को तो हमने आउटराइटली बाइकआउट नहीं, उसको कहे एब्सटेन करना, सेफ रास्ता जो ना लेना। उसके बाद और जो वो डिस्प्यूटेड किस्म के वो कमतर बिल आए थे, किसी में ये बैठे थे, इनका एक बंदा भी उसमें बैठा था, वो सारे तो टची मामले
लेकिन कामरान साहब मैं गर्व करूं, एक फितरी सवाल आ जाता है सर, वोट कास्ट किए थे। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई कि इन्होंने एब्सटेन किया, सेफ रास्ता इख्तियार किया, सॉरी एब्सटेन नहीं किया, चाहते तो तरमीम के खिलाफ वोट डालते, आप तमाम ने जैसे डाला, बट सेफ रास्ता इख्तियार नहीं किया, सेफ रास्ता दिया। तो सर इनको फायदा क्या हुआ? दैट इज द पॉइंट। ये अभी भी परेशान है, इनके लीडर से अभी भी मुलाकातें बंद हैं, ये इनके ऊपर पर्चों पे पर्चे धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, तो इनको फायदा क्या हुआ सर? फ़ायदा शायद उस वक्त जब ये बातचीत चल रही थी तो बातचीत इनको शायद ये भी नहीं पता कि वो बातचीत सिर्फ इसलिए रुकी थी, उसके बाद 6 महीने तक मज़ीद जो है ना वो आना जाना लगा हुआ था। वो जब तक लाहौर का इजलास नहीं हुआ और हमने रिफ्यूज़ नहीं किया उस वक्त तक ये आना जाना जो है मुसलसल लगा रहा, बहुत ज़्यादा लगा रहा। आपकी तो तरफ फ़ायदा इनको ये हुआ कि फ़ायदा जो है ना जी हाँ, वो हमारी तरफ मौलाना साहब की तरफ वो आ जा रहे थे, और जब लाहौर के इजलास के बाद जब हमने इनकार कर दिया कि हम नहीं चलते तो फिर अंगूर खट्टे हो गए। फिर उसके बाद मौलाना साहब जो है ना वो शायद यही खान की सियासत में भी जो है ना उनका मसला हो गया। फिर उसके बाद 26वीं तरमीम में वोट क्यों दिया, ये आप ज़रा उस दिन की कार्रवाई, उस पूरी रात की कार्रवाई, क्योंकि 26वीं तरमीम पे पूरी रात चलता रहा मामला कौमी असेंबली। और आप सर कोई कामरान साहब आप कोई नाइट के बाद फवायद भी बता रहे थे कि इनको क्या फजीलत हासिल हुई ये सब करने की, सेफ रास्ता देने की? फजीलत भी है इसमें, कुछ लोगों को फजीलतें भी हैं, अब इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें अगर ये चाहते, ये कहते हैं कि 90% लोग हमारे साथ हैं। हाँ। बाकी 10% जो है ना वो उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें नून भी है, उसमें JUI भी है, उसमें MQM भी है। तो 90% लोग जो है ना वो मिलके एक बंदे को नहीं छुड़ा पाए। ये पूरा एक ताना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसा मसला तो ज़रूर है। हाँ, तो जो छुड़ाने वाले हैं या जो छुड़ाने के लिए लीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और मिले हुए हैं। और उसमें एक बात और याद रखिएगा आपने, अगर हाँ एक और मामला, जिस वक्त ये बातचीत हमारे साथ चल रही थी तो उस वक्त भी उनकी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हुई थी, ठीक है जी। उस वक्त फिर मैंने जो है चूंकि इस तरफ से बात कर रहा था, मैंने ये एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि भाई आप एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं, हमसे भी बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे वजन के ऊपर आपने एस्टैब्लिशमेंट से बात, हाँ ये सवाती साहब उस वक्त जो है ना कुरान शरीफ उठा के उन्होंने कुछ कहा था, याद होगा आपको सवाती साहब के हवाले से। जी बिल्कुल तो बिल्कुल ये सारा बैकग्राउंड था। बहरहाल एक तरह से शफी साहब सेकंड कर रहे हैं, हम अलग पार्टी हैं, हर बात को वो सेकंड कर रहे हैं, जो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी हैं जी। मैं उनसे रद्द-ए-अमल भी वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है। उसकी बात की उनकी आवाज उनको मुबारक हो वो तारीख चलाते हैं, उनको मुबारक हो वो तारीख चलाते हैं, उनको मुबारक हो वो जो भी जद्दोजहद करते हैं, वो उनका हक है, हम उनके इस हक से डिनाई नहीं करते। मगर जो चीज़ें रिकॉर्डेड है 26वीं तरमीम के वक्त रिकॉर्डेड है, उससे पहले रिकॉर्डेड है, उसके बाद रिकॉर्डेड है, और वो कैमरों ने महफूज कर लिया हुआ है। ये बस उन्होंने बात की है कि उसके बाद और उनके अंगूर खट्टे तब हुए आपके लिए जब आपको नो मिल गई है उनकी तरफ से कि हम किसी रिटर्न एश्योरेंस, देखिए पहली बात आपको मौलाना साहब बुरे लगने लगे। नहीं, पहली बात ये है कि उन्होंने DI खान की बात की, तो मौलाना साहब KPK में कोई सीट नहीं जीत सके इस वक्त। अगर वो MNA है तो वो बलूचिस्तान से हैं। तो GUI का तो खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी एक पस्ती है वो ये है, ठीक है जी, कि वो एक लीडर जो है वो अपनी सीट नहीं जीत सकता, वो खैबर पख्तूनख्वा के बजाय बलूचिस्तान से अपनी सीट जीता हुआ है। जिस तरह एमल वली जो है बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब है, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी सियासी जमात की कोई वक़्त नहीं है, A to Z। ये मैं बरमला कह रहा हूँ। अच्छा, अब जो बात इन्होंने, अच्छा राइट, अब इन्होंने वाइंड अप मुझे कहने का इस सेगमेंट को खत्म करने का कहा जा रहा है। जो इन्होंने बात की एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते की, वो तो राना सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं कि 2 दफा हमने डील ऑफर की और खान साहब ने डील को रिजेक्ट किया। अगर हम डील की तरफ देखते तो हम एस्टैब्लिशमेंट से मिलते, हमें कोई बैकडोर राब्ते की राइट। अच्छा, ये राना साहब की भी स्टेटमेंट्स हैं, ये इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में आगे बढ़ाएंगे, जो उन्होंने इनके बहरहाल एक तरह से बात दी थी। एक ब्रेक पे नाज़रीन चलते हैं। थैंक यू टू एवरीवन फॉर दिस सेगमेंट। जॉइन अस बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक
नाजरीन, इस सेगमेंट में गुफ्तगू एक्सक्लूसिवली करते हैं कुछ अमेरिका और ईरान वाले मामले पर कि अब स्टेलमेट समझा जाए या आगे मामला इंटेंसिफाई हो सकता है या अभी भी कुछ सेंस प्रिविलेंस की उम्मीद रखी जाए एज पर पाकिस्तान एस्पिरेशंस, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो सालसी का किरदार है वो बड़े तगोदौ से अभी भी एज वी स्पीक अदा कर रहा है, जिसके कुछ हमें नताइज भी मिलते हुए और उसकी कुछ सरगोशियां भी सुनाई दे रही हैं। केटलिन डोर्नबॉस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइन्स अस ऑन दिस सेगमेंट for her exclusive talk. A very acclaimed journalist who had flown in from the US and had covered all these talks in extreme, comprehensive and a very elaborate, pleasant manner. Very warm welcome, Caitlin. I'm very pleased to have you on the program once again. You've been with us, I think, last week or last week, exactly a few days before you had flown back. So, Caitlin, very warm welcome. I just want to know that what's the latest regarding Iran and America, because Iran has sent out a fresh set of proposals to President Trump. And how is it being seen in the White House? And also, do you think this is a very pressing issue politically for President Trump? Because he seems to be under great heat for this Iran war that, you know, he's got the USA into. Right. You know, the latest is just that he is reviewing this 14-point plan that came from Iran. The details are few about what is actually in the plan, but from others reporting, it sounds like they're not even getting to nuclear or uranium issues until another round of talks that could potentially happen after the U.S. makes a bunch of concessions. I think it's important to realize that the president is not going to give up his leverage, that is the Strait of Hormuz and the blockade and his, you know, kind of iron fist, without getting what he wants, which is Iran giving up its enriched uranium and its nuclear program. And so it's still a standstill. We went from the standstill while I was in Pakistan, waiting for talks to happen, and now it's just, you know, I think Pakistan behind the scenes is doing a lot to communicate back and forth, but Iran is going to have to come forward with a real proposal in order for the president to make any sorts of determinations. So, Caitlin, you must have come across this statement from Iran whereby they say that President Trump needs to come down, or he needs to tone down his aggressive tone and tenor. This will be the starting point of any kind of negotiations in future. Do you think President Trump should be doing that? I mean, he's very aggressive and Iran doesn't seem to be very happy about it. Well, I can't advise the president, but I can speak to him, and he's not going to back down. He's not the type of person who is going to go out quietly. But then again, neither is Iran, right? If Iran was backing down and being quiet and coming to the table with real proposals, then maybe we would get somewhere too. So I think it's important not to put a double standard there for the U.S. president. But again, I mean, diplomacy is diplomacy, and you have to have, you know, quiet talks that we are not even privy to that probably sound a lot different than what you see on Truth Social. So again, that is that role that Pakistan is playing, is trying to take the boisterous two sides and trying to make some kind of a agreement between the two of them. Yes, indeed, Caitlin, this is exactly what the Iranian side suggests. All those posts by President Trump on Truth Social, they seem to be taking it in a very negative stride, and they say they're very aggressive in nature. Also, I came across a few critical posts, you know, about President Trump from many Republicans, and you know, the recent criticism that he did on Ilhan Omar as well. Could you kind of help me make sense of it all? Is there a political cost that President Trump may have to bear in days to come, particularly in the midterm election? You know, I'm not a domestic political reporter, so I can't get into really details on what is actually happening electorally when it comes to this issue. But I can tell you that just in general, some people support the war, some people don't. And it's an issue that people here in America do discuss frequently. And Caitlin, is there a possibility for any kind of war to restart? Because President Trump in his latest statement did not rule out the possibility of a re-emergence of the same kind of war that we were into.
Yeah, it is incredibly important that people realize that the U.S. still has its military presence in the region. It still has the capabilities to go back to war. Iranians need to take that seriously. All of the Middle East needs to take that seriously because he's not just going to pack up and walk away. Very much so. He has the option and was briefed as recently as last week on what he could do if he wants to go back to war. So while he has repeatedly said diplomacy is his favored way to go, Right. he's not afraid of warfare. And also, because do you think Pakistan is the only factor which is kind of holding back President Trump in terms of restarting a war? Since of course, you've also said this, and President Trump has also not ruled out the fact that he can re-enter a war. Is Pakistan the only factor which is holding him back? I don't think Pakistan is holding him back. I think that would be a really egregious thing to think of as in terms of what Pakistan is doing. But I mean, I think certainly Pakistan is a factor in maintaining peace. Yes. Now, I think that by holding back, I meant about the ceasefire, Caitlin, because I meant to refer the ceasefire, because Pakistan is constantly trying to urge both parties for a ceasefire and for the ceasefire to continue, for a lit time. So this is what I meant. Sure, but it's not just Pakistan. I mean, other people are also on peace in the region. I mean, it's a tough issue, right? It's difficult to solve a war, but ultimately, did he achieve his objectives yet? He doesn't think so. So it's going to have to be, I just think the threat of military pressure needs to be taken more seriously, and not to have an assumption that this will all just go away. So this needs to be taken seriously by the Iranian side, you suggest, and also could you elaborate on the fact that obviously the war has had an impact, and especially an economic one, particularly when we talk about the Brent crude, which is soaring high every other day. The region has had some very adverse effects, and I believe the effects are also showing in the US. So could you also kind of elaborate and assess the economic cost of war for the entire the entire world? That's not what I do. I'm sorry. I can't. Unfortunately, that's out of my realm of expertise. But gas prices are high, and that does affect people's moods about all of politics. I think you can't deny that. Absolutely, yes, that's correct. Also, Caitlin, I'd like to know from you, because have you been in touch with Pakistani leadership on the matter ever since you've flown back to the US? Is there anything that you could share with us regarding that? I mean, is Pakistan continuing to make its mediation efforts? Are you privy to any details, or are you in touch with any officials on the matter? I do have sources in Pakistan that I've been speaking to, and everybody's very positive about the way that talks are going, and they have a lot of hope that these things could come through. I think the last proposal did mark some positive change. Iran was at least willing to discuss the issue of nuclear eventually, but we just have to bring that goalpost a lot closer. So that was something that the Pakistani sources that I've spoken to were hopeful about, but also they largely are staying very quiet. And I think that is deliberate and strategic, because they cannot show favor to one side or the other. Again, Pakistan's role as mediator hinges on the fact that both of the countries trust them. And so it's very difficult to get information out of those Pakistani sources. I'm sure you understand. Yeah, of course, I do. And yes, I can very well relate to what you just said, that Pakistan has kept quiet about the matter. And indeed, I believe, yes, this is how a mediator should be, as you two have identified. Thank you for speaking to us, Caitlin, on the matter. Thank you. It was a very pleasant talk, and I must say that I should have you, and I would request you to be on board with us in the future weeks too,
रिगार्डिंग द मैटर। नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका भी देखने का। अल्लाह हाफिज़।